गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं, उसके उद्देश्य क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण के बेसिस आधार क्या है। आज अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आवर्ती बंटन क्या होता है और किस हिसाब से इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो अपन पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग है एक ऐसी तालिका जिसमें आवर्तियाँ एवं चर मूल्य से संबंधित मूल्य साथ साथ लिखे जाते हैं, उसे आवर्ती बंटन कहते हैं। जब एक और चर मूल्य को विभिन्न वर्गों में बांटकर दूसरी ओर प्रत्येक वर्ग के चर मूल्य में आने वाली मदों की संख्या अर्थात आवर्ती लिखी जाती है, इस प्रकार के वितरण को आवर्ती बंटन कहते हैं। गणितीय रूप में आवर्ती बंटन को x और f के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अपन दिखाते हैं, अपन शो करते हैं, जहाँ x एक चर मूल्य है और f एक आवर्ती है, एक फ्रीक्वेंसी है। आगे देखते हैं आधारभूत तत्व, फंडामेंटल एलिमेंट्स। आवर्ती बंटन की रचना के दो आधारभूत तत्व है, एक तो वेरिएबल्स है जिसको अपन x बोलते हैं और एक आवर्ती फ्रीक्वेंसी जिसको f से संकेतांक करते हैं। चर वेरिएबल वे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप विभिन्न भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है और जो मात्रा या आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे मजदूरी, उत्पादन, विक्रय, प्राप्तांक आदि। चर मूल्य का अर्थ चर मूल्य का अर्थ किसी मापने योग्य मात्रा से होता है जो निश्चित सीमाओं में कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है, अर्थात जिनका माप अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। चर मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो खंडित चर होते हैं, दूसरा सतत या अखंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अब चर में पहला पढ़ेंगे खंडित चर किसे कहते हैं। ऐसे चर मूल्य जो निश्चित एवं खंडित होते हैं और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य कुछ निश्चित अंतर होता है, उन्हें खंडित चर कहते हैं। ये चर मूल्य जो केवल परिमित होते हैं और एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूर्णतः पृथक होता है, इनमें निरंतरता का अभाव होता है, ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं। एक परिवार में बच्चों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकती है। यहाँ एक चर मूल्य और दूसरे चर मूल्य में निरंतरता नहीं है। 0 से 1, 1 से 2 के बीच खालीपन है, अतः इन्हें खंडित चर कहते हैं। दूसरा चर है अखंडित चर या सतत चर। ऐसे चर मूल्य जिनका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई मूल्य हो सकता है, जिन्हें सतत चर कहते हैं। ऐसे चर मूल्य जिनको निश्चित मूल्यों में मापना संभव हो, अर्थात जिनका मूल्य किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के बीच विचरण करता रहता है, मतलब घूमता रहता है, एवं उनमें निरंतरता विद्यमान होती है, वे सतत चर मूल्य कहलाते हैं। जैसे 50 कंपनियों का उत्पादन अपन करते हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आदि में वितरित होना है। ये तो अपने चर मूल्य हो गए। अब अपन पढ़ेंगे आवर्ती फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, इसका क्या है। आवर्ती एक अवलोकन के पुनरावृत्ति की संख्या आवर्ती कहलाती है, अर्थात एक मूल्य कितनी बार आ रहा है, उसका कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी संख्या आवर्ती कहलाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 8 मैचों में 60 रन बनाए तो 8 मैचों की आवर्ती कहलाएगी, क्योंकि 60 बार रन वो 8 बार बनाया है, 8 मैचों में बनाया है। एक स्थिरांक मूल्य की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, उस संख्या को आवर्ती कहते हैं। यहाँ 60 स्थिरांक का जो मूल्य जो 8 मैचों में स्थिर रहता है, अतः आवर्ती 8 है। स्थिरांक को x से इंगित करते तथा पुनरावृत्ति की संख्या को f से इंगित करेंगे। आवर्ती बंटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवर्ती बंटन एक चर मूल्य एवं आवर्तियों के आधार पर तैयार किया जाता है। चर मूल्य के आधार पर आवर्ती बंटन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है एक चर आवर्ती बंटन, दूसरा द्विचर आवर्ती बंटन, तीसरा बहुचर आवर्ती बंटन। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जब एक चर के आधार पर आवर्ती बंटन तैयार किया जाता है, वह एक चर आवर्ती बंटन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कक्षा में विद्यार्थियों के अकाउंटिंग के प्राप्तांकों के आधार पर आवर्ती बंटन तैयार किया जाए तो ये एक चर आवर्ती बंटन कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही चर मूल्य है। लेखा शास्त्र में प्राप्तांक का जब 2 चर मूल्यों के आधार पर आवर्ती बंटन तैयार किया जाए तो यह द्विचर आवर्ती बंटन कहलाता है। यदि एक कक्षा में लेखा शास्त्र एवं सांख्यिकी दोनों विषयों में
प्राप्तांकों के आधार पर एक आवर्ती बंटन तैयार किया जाए तो यह द्विचर आवर्ती बंटन कहलाएगा। अब जब दो से अधिक चरों के आधार पर आवर्ती बंटन तैयार किया जाए तो यह बहुचर आवर्ती बंटन कहलाएगा। यहाँ प्रथम दो आवर्ती बंटन की संरचना को स्पष्ट किया गया है। एक चर आवर्ती बंटन की संरचना, एक चर आवर्ती बंटन की संरचना में खंडित आवर्ती बंटन की संरचना है और सतत आवर्ती बंटन की संरचना है। अपन यहाँ पे एक चर आवर्ती बंटन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला खंडित आवर्ती बंटन की संरचना। खंडित आवर्ती बंटन की संरचना में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो है खंडित आवर्ती बंटन की संरचना अपन कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम बनाइए, जिसमें पहला तो लिखेंगे वेरिएबल, दूसरा मिलान चिन्ह जिसको टेलीबार बोलते हैं, तीसरा लिखेंगे फ्रीक्वेंसी या आवर्ती या एफ। दिए गए समूहों को प्रथम कॉलम चर में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए न्यूनतम से अधिक की ओर। कच्चे समूहों में पहला अवलोकन चर मूल्य ले और दूसरे कॉलम में खड़ी रेखा उसके सामने खींचे, फिर दूसरा अवलोकन ले और इसी तरह दूसरे कॉलम में खड़ी रेखा खींचेंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक समस्त अवलोकन मूल्य समाप्त नहीं हो जाए। सुविधा के लिए 5-5 के मूल्य में टेली बार रखें। 4 रेखाएं सीधी एवं 5वीं रेखा चारों को काटती हुई बनाए ताकि गिनने में आसानी हो। दूसरे कॉलम के मिलान चिन्हों का योग करें और उसे चर मूल्य के सामने तीसरे कॉलम में लिखें जिसका शीर्षक आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे जैसे अपन डंडे खींचेंगे, डंडों का अपन टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसके जस्ट आगे वाला जो कॉलम है उसके सामने लिखेंगे और तालिका का उपयुक्त शीर्षक अपन को देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे समझेंगे कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थी द्वारा सांख्यिकी परीक्षा में 10 अंकों में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पे याद रखो कि 10 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, ये इतने अंक प्राप्त किए हैं। उपयुक्त तथ्यों को एक खंडित आवर्ती बंटन के रूप में प्रस्तुत करना है। इसको अपने एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में अपने को यहाँ पे जमाना है। तो हाईएस्ट मार्क कितने, 10 में से 8 है। तो अपन सर अपने क्या हुए, 1 से लेके 0 से लेके 8 तक हुए। प्राप्तांक अपने वेरिएबल्स कितने हुए, 0 से लेके 8 तक। तो अपन यहाँ पे 0 से लेके 8 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहोगे सर आपने 10 तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 तो ना तो 9 नंबर किसी का है ना 10 नंबर किसी का है। मैक्सिमम नंबर ही 8 है तो अपन मैक्सिमम 8 तक ही लेंगे। अगर मान लो कि 9 नंबर भी किसी का आते हैं, 10 भी किसी का, तो हम अपन 0 से लेकर 10 तक लेते। ठीक है। फिर सेकंड कॉलम मैंने बताया कि अपन को टेली बार मिलान चिन्ह का एक कॉलम बनाना, तो अपने टेली बार बना देंगे। और थर्ड जो कॉलम बनाना वो आवर्तियों को बनाना, फ्रीक्वेंसी बनाना, विद्यार्थियों की संख्याओं का बनाना है। अब देखो 0 नंबर कितने लोगों का है, अपन इसमें देखेंगे कि 0 नंबर एक ही जने के आया तो आप 0 के सामने एक डंडा खींच देंगे। ठीक है। वैसे अब दूसरा 1 नंबर किस किस के आया, तो 1 नंबर यहाँ पे देखो 2 जनों के आए, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 डंडे खींच देंगे टेली बार में। वैसे 3 का देखेंगे, 3 नंबर कितने लोगों के, 3 नंबर 3 जनों के आए तो 3 डंडे खींच देंगे। जैसे 4 के बारे में देखेंगे तो 4 नंबर कितने लोगों का है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आए। तो मैंने बताया था कि 5 अधिकतम लेने हैं, तो 4 डंडे खींच के क्रॉस उसको काटेंगे, ये तो हो जाएगा 5 और एक्स्ट्रा डंडा और खींच देंगे। अगर मान लो 11 आते तो 5 5 2 बार काटते और एक अलग से और लिखते तो 11 हो जाता। गोट इट। फिर ऐसे ही 5 नंबर किस किस के आए, तो 5 नंबर 2 जनों के आए, और 6 नंबर किस किस के आए, तो 6 नंबर 2 जनों के आए, और 7 नंबर 1 जने के आए, और 8 नंबर 1 जने के आए। अब टेली बार में जो अपन ने डंडे खींचे उसका योग अपने को फ्रीक्वेंसी में लिखना है। तो पहले 0 नंबर 1 जने के तो 1 लिख देंगे, 1 नंबर 2 जने के तो 2 लिख देंगे, 3 नंबर 3 जनों के 3 लिख देंगे क्योंकि 3 डंडे है। 4 नंबर अब 6 जनों के 4 तो 1 आधा 5 और एक अलग से डंडा 6, तो 6 जने लिख देंगे। और यहाँ पे 5 में 2 जने 2 लिख देंगे, 6 में अपने 2 लिख देंगे, 7 में 1 और 8 में 1 होगी टोटल विद्यार्थियों की संख्या। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या करेंगे तो टोटल 20 ही आएगी। तो ऐसे अपने खंडित आवर्ती बंटन को अपन ऐसे करते, ऐसे आपको पूछे कि खंडित आवर्ती बंटन में प्रस्तुत करें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सुंदरवास क्षेत्र के 50 घरों का सर्वेक्षण किया गया था। प्रत्येक घर में कितने कमरे हैं ये समक एकत्र किया गया है। इन समकों को एक खंडित आवर्ती बंटन के रूप में प्रस्तुत करना। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। याद रखने की यहाँ पे मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 है। तो 1 से लेकर 6 तक तो आपको जाएंगे x बार। टेली बार में आपको कितने डंडे खींचने और f में कितने डंडे खींचने हैं, f में कितना टोटल करना है, आपको करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। अगर क्वेश्चन आप सोल्व नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप एक्सरसाइज 3.1 करके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कॉल करके, मैसेज करके, जो भी आपका अच्छा लगे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप इसको करिएगा घर पे। अगर नहीं समझ में आता फिर आप आराम से पूछिएगा। अब आगे अपन पढ़ते हैं सतत आवर्ती बंटन की संरचना।
इसकी रचना के लिए सतत चरों की सहायता ली जाती है। इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अवरोही मतलब उल्टे 10 9 8 7 ऐसे क्रम में अनुविन्यासित करने के पश्चात, अनुविन्यास मतलब जचाने के पश्चात, सेट करने के पश्चात, मतलब लगाने के पश्चात सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाती है। इसके अंतर को उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर बराबर वर्गांतरों में विभाजित किया जाता है। फिर मिलान रेखाओं के द्वारा प्रत्येक वर्गांतर में आने वाले मध्यों अर्थात आवर्तियों की संख्याओं को उसके सामने लिख दिया जाता है। इस प्रकार बनाई गई श्रेणी को अखंडित या सतत आवर्ती बंटन कहते हैं। सतत आवर्ती बंटन की संरचना करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्या निम्न प्रकार है कि वर्गांतरों की संख्या निश्चित कैसे करनी है, वर्ग विस्तार किस हिसाब से लेना, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे करना। ये 3 समस्याएं आती है। इन 3 समस्या के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला है वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना। संग्रहित समंकों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाए, इनकी संख्या निश्चित करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई नियम नहीं दे रखा है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्गों की संख्या कम होने पर आवर्तियों का जमाव हो जाएगा व तथ्यों की विशेषताओं पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। वर्गों की संख्या अधिक होने पर गणन कार्य में कठिनाई होगी। अतः साधारण वर्गों की संख्या 5 से कम तथा 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्गांतरों की संख्या निर्धारित करते समय सामान्यतः निम्न 2 अवधारणाओं की पालना की जाती है। या फिर यू के वर्गांतरों की संख्या निकालने के लिए अपन को नियम 2 रूल दे रखे हैं, जो 2 फॉर्मेट दे रखे हैं, 2 सूत्र दे रखे हैं, उनका यूज करते हैं। पहला सूत्र था 2K अवधारणा, 2K अप्रोच। आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वर्गांतरों की संख्या निश्चित करने के कि कौन कौन सी अवधारणा है, तो आपका आंसर होगा 2K अवधारणा, 2K अप्रोच। और दूसरा स्ट्रेजेस अवधारणा का नियम, स्ट्रेस अवधारणा का नियम। अब पहले पढ़ेंगे 2K विधि या 2K अप्रोच क्या होती है। यहाँ K का मीन्स होता है कुल वर्गांतरों की संख्या, n बराबर कुल अवलोकनों की संख्या। वर्गांतरों की संख्या का मान कुल अवलोकनों की संख्या से न्यूनतम के आधार पर वर्गांतरों की संख्या K का मान निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि n 30 है हो व सबसे छोटा पद 2 हो तो 2 की घात 3 बराबर 8, 8 ज़्यादा है 30, मतलब 8 कम है 30 से, और 2 का 4 करेंगे तो ऐसे करते रहेंगे तो 16 कम है 30 से, और 2 का करेंगे 5 है तो 32 ज़्यादा है 30 से। या वर्गांतरों संख्या 5 लेनी उपयुक्त रहेगी क्योंकि 30 के बराबर वो आ रहा है, तो यहाँ पे 5 करेंगे। स्ट्रेजेस अवधारणा का नियम अगर अपन दूसरी अवधारणा पढ़ते हैं तो उसका फॉर्मूला है K बराबर 1 + 3.322 log n। K का मतलब नंबर ऑफ क्लास वर्गों की संख्या है, एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम कुल मदों की संख्या है। यदि n 30 हो तो K बराबर 1 + 3.22 log n। तो log n मीन्स 30 है, तो log n का मान अपने आपकी बुक्स में पीछे दे रखा है लॉगरिदम में। तो आप अगर आप log 30 का मान आप देखोगे तो 30 के आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन सिंपल सा लॉगरिदम की जो 10 11 12 13 वाले सारणी चल रही है तो यहाँ पे सीधा नीचे जाएंगे, 30 का मान देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 4771। तो अपन इसमें आगे देखते हैं, एक नंबर पे एक है तो इसमें 14771 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.322 से मल्टीप्लाई होगा था, जो हो जाएगा K बराबर 1 + 4.9069। K बराबर मतलब हो जाएगा कि 5.6909 हो जाएगा, तो इस मतलब 6 के बराबर क्लास हो गया, मतलब वो 6 के बराबर अपने को बांटना है। अब देखते हैं वर्ग विस्तार कैसे निकालते हैं। वर्गों का विस्तार निम्नलिखित के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य और वर्गों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 5 और 95 के बीच है, इन्हें 10 वर्गों में बांटना हो तो वर्ग विस्तार निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाएगा। क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार कैसे निकाला, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ क्लास ग्रुप। देखो मैक्सिमम कितना होता है 95, तो माइनस और मिनिमम है 5, और अपने को कितने वर्गों में बांटना 10 में बांटना, तो 95 माइनस 5/10 करेंगे तो 90/10, तो 9 वर्ग विस्तार में अपने को बांटेंगे। इस स्थिति में वर्ग विस्तार 9 प्राप्त होगा, किंतु सामान्यतः वर्ग विस्तारों को 5, 10 या 15 के गुणक के रूप में लेने से विस्तार इस तरह उत्तम माना जाता है। अतः इसमें वर्ग विस्तार 10 मान सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी आसानी के अकॉर्डिंग, अपनी जो आसान पड़े उसके अकॉर्डिंग। किंतु प्रोफेसर स्टेजस ने वर्गांतरों की संख्या याद करने के लिए एक सूत्र और दिया, जिसमें I बराबर L माइनस S, L में लार्जेस्ट वैल्यू, S में स्मॉलेस्ट वैल्यू, अपॉन 1 + 3.322 ब्रैकेट में log n ब्रैकेट बंद। I मैंने वर्ग विस्तार और क्लास इंटरवल होता है, L का सबसे बड़ा मूल्य, S का सबसे छोटा मूल्य,
अगर इसमें उसको एग्जाम्पल को डालते हैं तो 95 - 5 अपॉन 1 1 प्लस 3.322 ब्रैकेट बंद 1 माइनस 66990 करेंगे तो इसका जो मान आएगा 14 और 15, मतलब 15 वर्ग विस्तार बन लेते हुए सात 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 में इसमें है, किंतु व्यवहार में वर्गांतर 5, 10, 15 आदि रखे जाते हैं, अतः 15 का वर्ग विस्तार लेते हुए 7 वर्गांतर वर्ग किया जाएगा, परंतु वर्ग न्यूनतम मूल्य 0 से प्रारंभ होगा। सामान्य नियम क्या कहता है? वर्ग सीमा का निर्धारण करने से पहले निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य रूप से वर्ग अंतराल 5 या 10 के अंतर का होना चाहिए ताकि प्रश्नों को हल करने की आसानी हो। वर्ग अंतर का मध्य मूल्य मिड वैल्यू याद करना सरल होना चाहिए। श्रेणी से अधिकांश मूल्यों का मान मध्य मूल्य के आसपास होना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्ग अंतराल का मान सभी वर्गों के बराबर होना चाहिए। समवेशी श्रेणी से प्रथम वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बराबर होती है। वर्ग सीमाओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास लिमिट्स। वर्गों की निचली तथा ऊपरी सीमा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए ताकि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित की जा सके। वर्ग सीमाएं अपवर्ज्य रीति या समावेशी रीति में से किसी के अनुसार निश्चित की जा सकती है। सतत आवर्ती बंटन की संरचना की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। चर मूल्यों को अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य याद करें। वर्गांतरों की संख्या निश्चित करें। जो भी आपको सूत्र लगाना है, जैसे प्रोफेसर स्ट्रेजेस का सूत्र लगा के कर सकते हो। वर्ग विस्तार का निर्धारण भी याद करें, वो भी प्रोफेसर जी का सूत्र लगाइए। समंकों में से एक एक मत लेते हुए मिलान चिन्ह के माध्यम से मिलान चिन्ह के कॉलम में संबंधित वर्ग के सामने खड़ी रेखा खींचे। ऐसा तब तक करें जब तक समस्त समंक समाप्त न हो जाए। आगे है मिलान चिन्हों का योग करें और आवर्ती के माध्यम में कॉलम में लिखिए, सारणी को उपयुक्त शीर्षक दे। ये आवश्यक नहीं है कि प्रथम वर्ग अंतराल के निम्नतम सीमा श्रेणी में दिए गए न्यूनतम मूल्य के बराबर ही हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि श्रेणी का अधिकतम मूल्य अधिकतम अंतराल के अंतिम अंतराल के अधिकतम मूल्य के बराबर हो। अपन अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। 40 प्रकाश बल्बों का जीवन काल जिसे घंटों में मापा जाता है निम्नवत है। इन मूल्यों के आधार पर स्ट्रेजेस के नियम का प्रयोग करते हुए अपवर्जी वर्गांतरों का निर्धारण कीजिए। अब देखो 40 प्रकाश बल्ब है और उनका जो जीवन काल है ये घंटे दे रखे। अधिकतम मूल्य है, इसमें देखो अधिकतम मूल्य देखेंगे अपन 589 है और न्यूनतम 100 है। तो स्ट्रेजेस के सूत्र के आधार पर सबसे पहले वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण करेंगे, भाई कितने वर्ग बनने चाहिए। तो यहाँ पे वर्गांतरों का सूत्र है, उसमें k बराबर 1 प्लस 3.322 log n है, या log n मीन्स कितने बल्ब है, 40 बल्ब, तो n बराबर 40 हो जाएगा। अतः n बराबर 1 प्लस 3.322 log 40। तो log 40 को अगर पीछे सारणी में देखेंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी 1.6021। तो k बराबर 1 प्लस 3.322 इंटू 1.602 करेंगे तो n बराबर 1 प्लस 532 और n, तो यहाँ पे 6.32 जाएगा। यहाँ वर्गांतरों की संख्या 7 हो, क्योंकि मैं पॉइंट में कभी वर्ग नहीं बनते कि भाई एक वर्ग पूरा बन गया दूसरा आधा बन गया, ऐसे नहीं होता। तो इसको अपन आगे ले लेंगे या आगे ले सकते थे, 6 का 7 कर सकते हैं ऐसे। अतः वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण करने के बाद अब वर्ग विस्तार याद करेंगे, मतलब इन वर्गों में कितना अंतर होना चाहिए एक वर्ग में की गणना की जाएगी। अब जबकि अधिकतम मूल्य 589 और न्यूनतम मूल्य 100 है, तो इसका वर्ग विस्तार कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, तो 589 माइनस 100 अपॉन के मीन्स कितने वर्ग बनेंगे, तो k का 7 हो जाएगा, तो 489 7 हो जाएगा, अपॉन 7 करेंगे तो 69.85 या 70 अपने वो करेंगे ना, राउंडेड ऑफ में करेंगे 70 हो जाएगा। अतः कुल वर्ग 7 होंगे तब वर्ग विस्तार 70 का होगा, मतलब एक वर्ग में 70 का अंतर होगा और कुल टोटल 7 बनेंगे। सबसे छोटा मूल्य 100 से चालू होगा, अतः 5 के गुणक के रूप में 100 से प्रथम वर्ग की निचली सीमा प्रारंभ होगी और आवर्ती बंटन निम्न प्रकार होगा। अब अपन इसको देखते हैं। इसको देखो, लाइट बल्ब लाइफ नंबर ऑफ हाउस 100 से लेके 170 से 240 240 से 310 और 310 से 380 380 से 450 और 450 से 520 520 से 590। अब इसमें देख लो इन दोनों में अंतर 70 का, बिल्कुल अपने 70 निकला और टोटल कितने वर्ग बने? 7 ही बने। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही बने। अब देखो एक 100 घंटे से लेके 1 से 70 घंटे के बीच में कितने बल्ब है जो जलते हैं, मतलब जिनकी लाइफ 100 से 170 के बीच में। तो अपन काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे 100 से 170 के बीच में है
यहाँ पे 3 बल्ब है जो 100 से 170 के बीच में उनकी लाइफ है। इसे वैसे दूसरा देखेंगे 170 से 240 के बीच में कितने कितने बल्ब की लाइफ है, 3 है। याद रखो 170, अगर 100 से 170 वाला वहाँ पे 170 का ले लेते तो यहाँ पे 170 वाला दोबारा काउंट नहीं करेंगे। और 240 से ले लिया तो 240 से 310 के बीच में 6 है, 310 से 380 के बीच में 3 है, 300 से 450 के बीच के बल्ब में 10 बल्ब है, और 450 से 520 के बीच में 11 बल्ब, और 520 से 590 के बीच में 4 बल्ब है। तो टोटल बल्ब कितने 40। तो ऐसे निकालेंगे। तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ लाइट बल्ब, ऐसे निकालेंगे। आगे आप खुद एग्जाम्पल करिए, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछिए, बोल दीजिए। आगे का अपना टॉपिक होगा, इसके बाद में वो आपको बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपको कोई भी क्यूरीज होगी उसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में द्वितीय आवर्ती बंटन की संरचना के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।